नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और ये द लर्निंग अड्डा मैंने पहले बताया था हमारे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि हम लोग आपस में सीखेंगे एक दूसरे से, और अपेक्षित सहयोग मिल रहा है आपका, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग मुझे। ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो लाता रहूं। थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम थी, थोड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने सोल्व कर लिया है। पर डे आपको ये 5000 क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। ठीक है, ये 5000 क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं लगातार। ठीक है, और हम जो है क्या कहते हैं आने वाले समय में धीरे 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 और प्रैक्टिस सेशन ले जाएंगे। और इसी के साथ एक और जानकारी देना चाहता हूँ, आने वाले समय में डेली करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। वो भी सुबह को 6 बजे, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो इसको, और उसके बाद जो है हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द G20 समिट? विच सिटी होस्ट द G20 समिट 2025? 2025 की G20 शिखर सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये रियो डो जेनेरो में हुआ है, याद रखेंगे। ब्राजील का बड़ा खूबसूरत शहर है, ये ब्राजील में हुआ है, रियो डो जेनेरो में हुआ है। एक चीज याद रखेंगे कि G20 क्या है। G20 एक ग्रुप है, किसका? G8 प्लस G12। क्यों बनाया गया था ये G20? भारत में भी इसकी समिट हुई है G20 की। क्यों बनाया गया था? 8 तो विकसित देश हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री, जिनको हम क्या कहते हैं, डेवलप कंट्री कहते हैं। और G7 जिसको कहा जाता है, 8 थे पहले, और अब उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया है, तो अब इसका मतलब जो है क्या कहते हैं, G7 हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। एक तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, और इटली है, जर्मनी है, कनाडा है, और जापान है। लेकिन पहले इसमें रूस भी शामिल था। इसका हमने कोड बनाया हुआ था, जिसका नाम था कोड का, देखो मैं बता देता हूँ आपको, फर FURJI फर्जी UGC। तो एफ से क्या हो गया? पहले एफ से फ्रांस हो गया, दूसरे से यूके हो गया, आर से रशिया हो गया, फिर जे से जापान हो गया, यहाँ जे है फर्जी, आई जे से जापान हो गया, आई से इटली हो गया, UGC, जी से जर्मनी हो गया। ठीक है, और यू से यूएसए हो गया, जी से जर्मनी हो गया, सी से कनाडा हो गया, C4 कनाडा हो गया। तो ये कोड बनाया था। लेकिन क्या हुआ था कि अब इसकी स्थापना भी जो है G8 की 1975 में हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि रूस को इसमें से लगातार बाहर भी निकाला गया, फिर इसको डाला गया, बाहर निकाला गया, डाला गया, लेकिन समस्याएं बनती चली गई। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि G8 जो है ये विकसित देशों का समूह है, G12 विकासशील देशों का समूह है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि भारत जैसे देश एक बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के साथ लेके उभर रहे हैं। इवन 2028 तक हमारा टारगेट है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और अगर हम इसके बारे में बात करें, भारत के बारे में, तो भारत हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ये सारे देश बहुत ही विकसित अवस्था में जा रहे हैं। इस कारण से G20 का महत्व बढ़ गया है, और G20 समिट अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख समिट हो गई है। ठीक है, इसका कोई ना तो हेडक्वार्टर होता है और ना ही कोई इसका अध्यक्ष होता है। जिसके पास इसकी वो जाती है, क्या कहते हैं, अध्यक्षता जाती है, वही इसका अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रियो डे जेनेरो में तो बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ पर ओलंपिक भी हो चुके हैं। ब्राजील का, बिल्कुल ब्राजील के किनारे पे लगता है। नेक्स्ट टाइम पे हम इसमें जो है क्या कहते हैं, इन देशों के लिए मैप भी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट स्कोर? विच इंडियन क्रिकेटर फास्टेस्ट 2000 रन इन 2020? ये वन हटा देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। T20 में सबसे ज्यादा 2000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने 2000 रन बनाए हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव के बारे में आप जानते ही हैं, एक उभरता हुआ सितारा है, चमकता हुआ सितारा भारतीय T20 के लिए। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल के बारे में कुछ खास बताना नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है क्रिकेटर हमसे ज्यादा देखते हैं, क्रिकेट हमसे ज्यादा देखते हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा खास बताने के लिए नहीं है। चलिए आगे वाली क्लास पे चलते हैं।
हु इज द अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2024? 2024 में कौन इसरो के नए चेयरमैन बने? कौन बने इसरो के नए चेयरमैन? ठीक है, इसरो के चेयरमैन बने हैं बी नारायण। बी नारायण बने हैं। इसरो है क्या? ठीक है, इसरो असल में, एक सेकेंड, ठीक है, इसरो है क्या असल में? इसरो यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर, बंगलोर। और कब बना था? 1969 में बना था। ठीक है, काम क्या है? जितनी भी स्पेस के संबंधित कंपनी, स्पेस से संबंधित जो भी एक्टिविटी की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी? भारत में की जाएगी या कहीं पर की, भारत में की जाएगी, उसका जो है प्रमुख कौन होगा? यह ये होगा, इसरो होगा। ठीक है, इसको बात को ध्यान रख लेंगे हम। ठीक, एक सेकेंड तो ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो वी नारायण, असल में इसरो क्या था? इसरो भारत में बना 1969 में, लेकिन इससे पहले भी प्रोजेक्ट चल रहे थे हमारे क्या कहते हैं स्पेस से संबंधित। वो कौन चला रहा था? भाभा चला रहे थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर चला रहा था, उसने जिम्मेदारी ली हुई थी, लेकिन उसके बाद इसरो बना। और आज भारत नई ऊंचाइयों पर PSLV, GSLV, इस प्रकार के काफी चीजों को बहुत आगे पहुंच चुका है। धीरे धीरे इसके बारे में और नई नई चीजें हम बताते चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है क्या कहते हैं, भारतीय सिनेमा जगत का सबसे प्रमुख पुरस्कार है जिसको मिल जाता है। इसका मतलब उसने अपने लिए भारतीय सिनेमा में कहीं ना कहीं जबरदस्त योगदान दिया है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? ये है वहीदा रहमान को, ये याद रखेंगे, वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, वहीदा रहमान को मिला है। बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा बताना नहीं है। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रतिष्ठित पुरस्कार किसका है? क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। तो ठीक है, ज्यादा कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है इसमें। विच टीम वॉन द IPL 2024? 2024 का IPL किसने जीता? ठीक है, इसका आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, IPL के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना किसने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? विच स्टेट टॉप द स्मार्ट सिटी? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो तमिलनाडु रहा है। कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। स्मार्ट सिटी क्या था? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया था केंद्र सरकार ने। इसमें जो है क्या कहते हैं, प्रारंभ में 200 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनानी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 10 स्मार्ट सिटी का टारगेट लिया गया था। और उन स्मार्ट सिटी को बिल्कुल ही नए तर्ज पर डिजाइन करने का काम किया गया था। और ये अपनी शीर्ष पोजीशन पे चल रहा है इस समय ये प्रोजेक्ट, और काफी काम हो रहे हैं उन देशों, उन स्मार्ट सिटी में जिनको टारगेट बनाया है किसने? केंद्र सरकार ने बनाया है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग रहता है। अगर राज्य सरकार सहयोग करती है तो और ज्यादा अच्छे से सुधार होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 2024 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु रविशंकर जी, इनको मिला है ये। ठीक है, इनको याद रख लेंगे, रविशंकर को। चलो दलाई लामा के बारे में बात कर लेते हैं। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा है, देखो एक स्टोरी सुनाते हैं बहुत बढ़िया दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पहली बात तो समझ लीजिए। दलाई लामा तिब्बत में चल रही सरकार के प्रमुख को दलाई लामा कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, दलाई लामा जो है क्या कहते हैं, भारत में भी एक दलाई लामा आए हुए हैं। कब आए थे? जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था या तिब्बत पर अटैक किया था, जब भाग कर आकर हिमाचल प्रदेश में आ गए थे और यहीं पर जब से रह रहे हैं। उनका नाम भी दलाई लामा है। दलाई लामा जिसको, जो तिब्बत की सरकार का प्रमुख होता है उसे कहते हैं। दूसरे का नाम आप जानते हैं कौन है? AR रहमान है। AR रहमान जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, और ऑस्कर में भी इनकी जो है क्या कहते हैं कृति को सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये बच्चों के लिए बहुत सारे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 2024 में ब्लू मून लैंडर मिशन किस देश ने शुरू किया था? ठीक है, 2024 में ब्लू लूनर
लैंडर मिशन। अच्छा एक चीज याद रखिए, लूनर लूनर या मून एक ही बात है, ऐसा समझ लीजिए। तो किसने किया था ये किया था यूएसए ने। यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है NASA, नासा। इसके लिए याद रखेंगे। नासा नासा के बारे में अगर हम बात करें तो कब बनी है, भारत से 1 साल पहले बनी है, 1959 में बनी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। ठीक है, अब नासा की फुल फॉर्म कौन बताएगा। नासा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नहीं। देखो असल में क्या होता है, नासा के बारे में जब भी मैं किसी से पूछता हूँ तो हमेशा ये कहते हैं नॉर्थ अमेरिका स्पेस एजेंसी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो और नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी भी नहीं है, ये दोनों भी ऑप्शंस में रहेंगे। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैं 2-3 बातें बोल रहा था, लेकिन आप याद रखेंगे नॉर्थ वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक है, नासा। नासा के अलावा कई सारी कंपनियां हैं जो कहाँ पर है, क्या कहते हैं यूएसए में काम कर रही हैं, जिसमें एक नंबर 1 कंपनी कौन सी चल रही है इसमें, स्पेस एक्स चल रही है। किसकी है, एलन मस्क की है। ठीक है, और एक ब्लू होराइजन रॉकेट है, किसका है, क्या कहते हैं अमेजन के संस्थापक जो हैं उनका है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना अमेजन के संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है, हाँ ये आ गया देखो। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2024, 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, शांति का। 25 के मिले नहीं है अभी। नोबेल पुरस्कार जो है शांति का 2024 का किसको मिला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें जूलियन अंसाजे नहीं है। जूलियन अंसाजे विकीलिक्स के थे, जिन्होंने जो है क्या कहते हैं काफी सारी बातें बताई थी फेसबुक के लिए। नरगेज मोहम्मदी, हाँ ये है, नरगेज मोहम्मदी है। और इसकी इंपॉर्टेंट है, ईरान की ये महिला है। कैसी महिला है, क्या कहते हैं महिलाओं के लिए सपोर्ट करने वाली महिला है। और ईरान, सऊदी अरब अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ महिलाओं को पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसी कंडीशन में ये सामने निकल कर आई है। मलाला यूसुफजाई को पहले मिला था। ये भी आप जानते हैं, अफगानिस्तान की सॉरी पाकिस्तान की महिला थी जिन पर हमला किया गया था गोलियों से, क्योंकि पढ़ना चाह रही थी। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में हम जानते हैं, बहुत बड़ी पर्यावरणविद हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, इसमें थोड़ा सा गलत छप गया है। ठीक है, इसका आंसर है सिमुक, या सिक्का, सिक्के की जगह आप कर लेंगे इसको, काट दीजिए और सिमुक। सातवाहन, सातवाहन आए थे वंश। इसी में एक व्यक्ति का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी थोड़ा गलत छपा हुआ है, इसको गौतमी कर लेना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये पुलुमावी है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, ये कृष्ण है, राजा कृष्ण है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख राजा इसमें से, सिमुक तो संस्थापक था लेकिन प्रमुख राजा ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये माताओं के नाम पर जरूर रखते थे, एक याद रखना, माताओं के नाम पर सातवाहन वंश अपने नाम रखते थे, लेकिन कहीं भी मातृ प्रधान नहीं था पितृ प्रधानी, याद रखेंगे। दूसरी बात, कौन से सिक्के चलाए इन्होंने, लेड, शीशे के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। क्लियर है ये बात समझ में, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Which in which year did the जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था ये सबको पता है, 1919 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, इसमें दो लोग थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू, और एक और थे मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। दो लोग थे, उनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी। पंजाब में जो है क्या कहते हैं बड़े नेता थे, उनके विरोध में ये सभा भी हो रही थी, और साथ में इस दिन बैसाखी का दिन था। निहत्थे और लोग भी थे, कहाँ पर थे, क्या कहते हैं जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उसी समय में एक जो है क्या कहते हैं मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर जनरल ओ डायर ने क्या कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को किया और वहां पर गोली चलवा दी। ठीक है, जिसका जाकर ब्रिटेन में बहुत सम्मान हुआ था, भारत के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कौन सा कमीशन बना, हंटर कमीशन। दो कमीशन, दो ना, हंटर नाम से 2 कमीशन है, एक शिक्षा से संबंधित है और एक जलियांवाला बाग से है। 1882 में, यहाँ पे लिख लेंगे हम, 1882 वाला ये शिक्षा वाला है, शिक्षा। और इसके बाद जो बना है हंटर कमीशन, हंटर कहाँ है, जलियांवाला से। इसने क्या बताया था, इसमें कुल 379 लोग बताए थे कि 379 लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, हजारों की तादाद में लोग मरे थे। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी
जो वो भारत की कमेटी थी, और जो है उस भारत की कमेटी के जो लिखने वाले थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ठीक है, यहाँ से हम बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। असल में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक ये सारे के सारे राजा गुप्त से ही संबंधित हैं। इनके जो अगर बात करें तो दो तरीके के संस्थापक हैं यहाँ पर। एक तो इसके हैं श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आते हैं रामगुप्त। लेकिन अब ये एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि साहब संस्थापक कौन है। अगर संस्थापक पूछ रहा है श्रीगुप्त और वास्तविक पूछे तो क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक पूछेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ही ताकतवर राजा था। श्रीगुप्त और रामगुप्त के बारे में चर्चाएं कम मिलती हैं। श्रीगुप्त के बारे में जैसे भी थी, लेकिन रामगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि रामगुप्त ने जो है क्या कहते हैं शकों से समझौता कर लिया था और अपनी पत्नी भी शकों को दे दी थी। उसी समय चंद्रगुप्त जो है क्या कहते हैं पिक्चर में आते हैं, और चंद्रगुप्त जो है उस पिक्चर में आने के बाद अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं शकों को हराते हैं। कौन सा राजा था? शक राजा नहपान को हराते हैं, और हराने के बाद जो है क्या कहते हैं इनकी पत्नी को छुड़ाते हैं। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं के समय में गुप्त कैलेंडर चला था। गुप्त कैलेंडर की डेट क्या है? 319 एडी को चला था गुप्त कैलेंडर। ठीक है, ऐसी भारत में एक कैलेंडर और चला शक संवत, वो 78 एडी को चला था। ठीक है, एक विक्रम संवत और है। ठीक है, इस वो 157 बीसी को चला था। ठीक है, ये एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये जो आज की डेट में माना जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन है? जनवरी फरवरी वाला। शक संवत आप जानते ही हैं, शक हमारे भारत का संवत है। उसका क्या नाम है? उसका शक संवत क्या कह रहा था मैं? हाँ, हमारे भारत का है, जिसमें माघ अगहन पूष इस तरीके के जो है वो चलते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 78 एडी में शक संवत चला, लेकिन शकों से इसका कोई संबंध नहीं था। जब राजा कनिष्क गद्दी पे बैठे थे तो तब इसका चला था कुषाणों में। ठीक है, कनिष्क के गद्दी बैठे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये सब लोगों को पता है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के। इससे पहले कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी के बाद कोई भी गवर्नर नहीं बना। इनका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने राजगोपाली फॉर्मूला भी दिया था, राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी दिया था। क्या फॉर्मूला है? क्योंकि यहाँ बताने का समय नहीं है, इसीलिए हम इसको आगे बताएंगे। ठीक, और इन्हीं के नाम पर एक नेशनल पार्क बनाया गया है। कहाँ नेशनल पार्क बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है, जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। ऊपर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना लेकर आए थे, और जो है क्या कहते हैं सी राजगोपालाचारी से पहले कौन थे? यही गवर्नर थे। और माउंटबेटन योजना में दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया और भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। नीचे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री बने, और बारदोली सत्याग्रह से भी इनका संबंध है, और ये बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं। इन्होंने कराची अधिवेशन 1931 की भी अध्यक्षता की थी, जिसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा, अगर हम सरदार पटेल के बारे में बात करें तो सरदार पटेल किसी भी तरीके से क्या कहते हैं विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि विभाजन ना हो, भारत से पाकिस्तान ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम आगे। हु स्टार्ट द होम रूल मूवमेंट इन भारत में? होम लोन लिख दिया है, गड़बड़ है। ठीक है, आप इसको रूल कर लेना। होम रूल किसने शुरू किया था? देखो, होम रूल सोसाइटी जो है वो दो लोगों की थी। एक तो बाल गंगाधर तिलक की थी, और एक थी एनी बेसेंट की। ठीक है, किसकी थी? एनी बेसेंट की। चलो इसको सही कर लेते थोड़ा सा। एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट कौन थी? ये आयरिश थी। आयरिश मतलब आयरलैंड की रहने वाली। आयरलैंड कैपिटल क्या है भाई? डब्लिन है। आयरलैंड की रहने वाली थी। इनके साथ क्या क्वालिटी थी इनकी? एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट की क्वालिटी थी कि भारत से बहुत प्रभावित थी, पहली बात। दूसरी चीज, होम रूल आयरलैंड में चल रहा था, तो ये होम रूल यहाँ भी लेकर आई थी। होम रूल का मतलब है अपना शासन लेकर आई थी। और इनकी जो लीग थी वो पूरे भारत की लीग थी, पूरे भारत की। ठीक, कब बनी थी ये लीग? 1915 में बनाई थी, याद रखेंगे इस बात को। और पूरे भारत की लीग में अगर हम बात करें क्या कहते हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? इंटरनेशनल हेडक्वार्टर अडियार था।
ठीक। अब दूसरे आते तिलक की लीग। तिलक की लीग, तिलक तिलक की लीग कहां पर थी? सिर्फ महाराष्ट्र में थी। ठीक है, कहां पर थी? महाराष्ट्र में तिलक की लीग थी। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय के बारे में सब कुछ जानते हैं। और एनिमेशन की दो किताबें, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनको भी याद रखेंगे। तिलक के दो अखबार हैं, मराठा और केसरी, इनको भी याद रखेंगे। तिलक की और भी किताबें, द आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्यंस है और गीता रहस्य भी है, इसको भी याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर क्या किताब पढ़ाएं तो इनकी द इंडियन स्ट्रगल है। महात्मा गांधी की किताब का नाम है हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 1939 में। 1938 में हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में। ठीक है, इसको आगे चलेंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय द एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हम बात करेंगे गोवा की। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र। ठीक, मिजोरम त्रिपुरा है, गोवा सबसे छोटा है, एरिया में इससे छोटा राज्य कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? देखो अब आगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया। केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट से पहले हलवा रस्म होती है, आप लोगों को पता है। बजट एक बड़ी अच्छी चीज है। आज मैं बजट के बारे में आप लोगों को चलो बता देते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले तो इसका आंसर बताते हैं। आंसर तो ये है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। और लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, पहले बजट के बारे में बात कर ले। बजट यहाँ से शुरू करते हैं। बजट, केंद्रीय बजट कौन करता है? ये मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट क्या है? बजट एक साल का लेखा जोखा। याद करो, घर में भाई अगर कोई कमाने वाला वही तो बजट बनाता है। अब बजट कैसे बनाता है? वो अपनी कमाई के हिसाब से बनाता है। वो ये कहता है कि मैं एक साल में इतने रुपए कमाऊंगा और इतने रुपए खर्च करूंगा, ये है बजट। अग्रिम है, पिछला नहीं है। ठीक है, लोग क्या समझते हैं कि बजट जो चल रहा है वो है, चल नहीं रहा, जो आगे आने वाला है वो बजट है। अगले साल के लिए बजट तैयार किया जाता है, हम किस योजना में कितने रुपए खर्च करेंगे, उसके हिसाब से फिर उस पैसों का आवंटन किया जाता है, उस पैसों को निकाला जाता है। क्या इतना ही है? इतना नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। बजट वाले दिन क्या होता है? बजट जब तैयार होता है उसी समय में किसी को, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले हैं, जिनको उनको घर जाने की अनुमति नहीं होती, उनके पास फोन नहीं होती, जब तक बजट तैयार नहीं होता वो एक तरीके से अंदर ही रहते हैं। दूसरी चीज ये है, हलवा रस्म के साथ ये बजट तैयार होता है, और एक बजट जिस दिन जाता है उस दिन हलवा रस्म होती है। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इसको कहाँ रखता है? संसद में रखता है। याद रखो, मैं आज तुम्हें बहुत बड़े फैक्ट बताता हूँ। बजट हमेशा कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद के भी लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी बजट पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्लियर समझ लो, कहाँ पे किया जाएगा? लोकसभा में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद, इसके बारे में क्या कहते हैं? संसद की लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा से बजट का पास होना कंपलसरी है। कैसे बजट पास होगा? ये अपने बारे में सारी योजनाएं बताएंगे, सारा लेखा जोखा बताएंगे, आने वाले समय में हम क्या खर्च करने वाले हैं। उसी समय विपक्ष को अगर ऑब्जेक्शन होगा, विपक्ष ऑब्जेक्शन करेगा। अगर विपक्ष ऑब्जेक्शन नहीं करता तो पास माना जाएगा। अगर विपक्ष के वोट बजट के फेवर में कम पड़ते हैं तो पास नहीं माना जाएगा। अगर बजट पास नहीं होते, ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, देखो समझ लो, अगर बजट पास नहीं होता है तो कौन इस्तीफा देगा? वित्त मंत्री देगा। कौन देगा इस्तीफा? वित्त मंत्री देगा। वित्त मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, वित्त मंत्री को हटा दिया जाएगा। अगर उस पर हटाया जाएगा तो पूरी कैबिनेट, पीएम सहित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा। कैबिनेट कौन सी? याद रखेंगे, कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद का मतलब हो गया कि यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है, सरकार गिर गई। बजट इतना इंपॉर्टेंट है, क्लियर समझ लो। अगर बजट पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, इसीलिए बजट पास कराना आवश्यक है। इसीलिए बहुमत की सरकार आवश्यक है। अगर बहुमत की सरकार ना हो तो बजट पास नहीं होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अभी एक दिन जो है मैं क्या कहते हैं, इसी पे छोटी सी क्लास डाल दूंगा कि सरकार क्या है। लोग सरकार ही नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि जो संसद में बैठे हैं वही सरकार है। ऐसा नहीं है, सरकार बताएंगे। अभी एक आजकल में एक वीडियो डाल देंगे, उसको जरूर देख लेना, बहुत छोटी सी वीडियो डालेंगे। ठीक है, सरकार बताएंगे। आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह
लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानता है? मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानता है। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा भी कह देते हैं इसे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सबसे गर्म है। बृहस्पति कहां पर है? बृहस्पति जो है क्या कहते हैं, अब बुध के बारे में बात करें, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, मंगल के उपग्रह का नाम क्या है? डिमोस और फिबोस। ठीक है, शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये कोसी नदी है, इसको याद रखेंगे। कोसी नदी बिहार। शोक कौन सी नदी? शोक क्यों होती है शोक नदी? शोक क्यों कहा जाता है? शोक नदी जो बार बार रास्ता बदले, बार बार रास्ता बदले, जो बार बार रास्ता बदले उसे जो क्या कहा जाता है? शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बार बार बदल बदल के क्या करती है? परेशान करती है। इनको परेशान करती है, जो वहां पर रह रहे लोग हैं उनकी बाढ़ लाती रहती है, और इसी शोक कहा जाता है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का सिंबल क्या है? AU। ठीक है, ये याद रखेंगे। AG काय का सिंबल है, Fe काय का सिंबल है, और HG काय का सिंबल है? ये तो है मरकरी का, मरकरी। ये जो AG है ये सिल्वर का है, चांदी, और Fe है लोहा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको याद रखेंगे। और ये किसका है? हमारा सोने का। ठीक, तो सोने का रासायनिक संकेत ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य के पद का कार्यकाल। व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्टेड इन राज्यसभा? पद का इसमें थोड़ा सा स्पीड है, कार्यकाल कितना होता है? देखो, इसका कार्यकाल होता है, यही तो बड़ी अजीब है कहानी, 6 वर्ष। देखो मैं बता देता हूँ। आरएस को हम राज्यसभा लिखते हैं। राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, कितने मेंबर हैं? 250 मेंबर हैं। 250 के बारे में बात करें तो 238 तो इलेक्टेड है, और 12 क्या नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड कौन करता है? राष्ट्रपति। 4 क्षेत्रों से करता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। चलो मैं बता देता हूँ। कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा। ये याद रखेंगे 4 क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा। 238 जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इनके साथ समस्याएं आती हैं। समस्याएं क्या आती हैं कि ये कैसे? अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, 5 साल बाद सब लोग इसके सदस्य चले जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा के 238 मेंबर हैं, और 238 के 38 क्या है? सदस्य हैं, और ये इलेक्टेड है। लेकिन ये देखो भाई, परमानेंट हाउस है, परमानेंट मेंबर नहीं है। अब परमानेंट मेंबर नहीं है तो फिर ये जाएंगे, तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य याद रखेंगे, रिटायर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आता बहुत, हर 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं, और उसके बाद जो है 1/3 सदस्य द्वारा आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ठीक है, छोटी हाथ की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित उंगलियों जैसे अवृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर है ये अंकुर या बिल्ली। ठीक, इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा अंकुर बिल्ली क्या है। वैसे इतनी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको वो किया जाए, इसको उस पर दिखाना पड़ेगा। किस दिन दिखाएंगे? जब साइंस की क्लास चलाएंगे ना, एक अलग से साइंस की क्लास चलाएंगे जिसमें लाइफ साइंस चलाएंगे ना, उसी टाइम आप लोगों को अंकुर और बिल्ली के बारे में बताएंगे। ठीक है, अंकुर और बिल्ली क्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी अटैक डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा कारक हृदय की धमनियों का कारक है? देखो, रोग का खतरा, ये सीधी बात कर रहा है हार्ट अटैक की। किसकी बात कर रहा है? हार्ट अटैक की, ये बात कर रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक, स्ट्रेस, ईटिंग बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है स्ट्रेस। सबसे खतरनाक बीमारी ये है, स्ट्रेस से ही सारी चीजें होती हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या होती हैं? और ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलो, कोरोनरी आर्टरी के बारे में बताएंगे क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज होती है। स्ट्रेस ही जो है क्या कहते हैं, शुगर, और स्ट्रेस ही जो है शुगर कहते हैं, शुगर लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, इसमें 2 तरीके होती है शुगर में, एक हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। ये भी लिख देता हूँ, शुगर के बारे में लिख लीजिए। शुगर में 2 तरीके की होती है,
एक हाइपर होती है, इसका मतलब होता है बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना। और एक होती है हाइपो, हाइपो होती है कम हो जाना। क्यों होता है ऐसा, क्या होता है, क्यों क्यों जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है? असल में हमारी जो बॉडी होती है वो ग्लूकोज को पाचन करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, याद रख लेना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में बदलती है। जब हमारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में दो तरीके की सेल होती हैं। पेनक्रियाज की बीटा सेल में क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। जब इंसुलिन हमारा जो है निकलना बंद हो जाता है तब हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में फैलती चली जाती है, इसी कारण जो है शुगर होती है। ठीक है, एक हाइपर हो गया, एक हाइपो हो गया। केरल का पारंपरिक दस्ताने वाली कुटपतली शो क्या है? इसका आंसर है पोवाकत्थू, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम आप लोगों को एक और बता देते हैं। देखो दो तरीके के डांस होते हैं, एक तो होते हैं, थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, ये कितने 8 हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा होते हैं लोक नृत्य, लोक नृत्य बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। कौन कौन से 8 हैं? पहले बात तो इन्हें क्लासिकल डांस क्यों कहते हैं? लगध मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है, याद रखना, एक किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। किस नाट्य शास्त्र किसकी है? लगध मुनि की है। लगध मुनि की नाट्य शास्त्र में इन 8 क्लासिकल डांस की चर्चा है, इसीलिए इनको मानते हैं। सबसे पहले है कथक, कहाँ का? यूपी का। दूसरा कथकली, कथकली कहाँ का? केरल का। तीसरा कौन सा? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ है? तमिलनाडु का। चौथा भरतनाट्यम, कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा है ओडिसी, उड़ीसा का। ठीक, आगे बात करते हैं। छठा, छठा ओडिसी हो गया। सत्रिय, सत्रिय कहाँ का है? असम का। और साथ में यहाँ लिख देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। एक और है, कौन सा रह गया इसमें भाई? केरल हो गया, केरल कथकली हो गया, बाकी आप देख लेना। एक और रह गया, मैं कल बता दूंगा, वैसे मुझे ध्यान इस समय नहीं आ रहा। कथकली, कथक हो गया यूपी का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, सत्य हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं, एक और रह गया। ठीक है, इसको देख लेना। 8 है, लगन मुनि के नाट्य शास्त्र में इनकी चर्चा मिली है, इन 8 को जरूर याद कर लेना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो ये होता है 6 वर्ष वाला, ये वाला 6 वर्ष से 65 साल, जो भी पहले पूरी कर लेता उसके हिसाब से ये जो है क्या कहते हैं कार्यकाल बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या होता है? इसको सीईसी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। पहली बात ध्यान रखेंगे। पद से कैसे हटाया जाता है? दोनों सदनों के समावेदन पर, के समावेदन पर। मतलब इसको राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं हटा सकता। ठीक है, एक वो पद होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद, मतलब जब तक राष्ट्रपति उनको चाहे तब तक वो पद पर रह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीबीसी के अधीक्षण की ताकत क्या है? ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ, केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो किसके किसके अंडर में काम करता है? ठीक है, चलो हम बात करते हैं सीबीआई। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है। ठीक है, क्या बनी है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है। और इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी कोई मतलब नहीं है। देखो रक्षा मंत्रालय से तो तीनों सेनाओं का, गृह मंत्रालय से पुलिस का संबंध है, विदेश मंत्रालय से, इसका है कार्मिक मंत्रालय से। कार्मिक मंत्रालय वो होता है
जो मतलब देखिए ये समझ लीजिए कि ये जो सीबीआई है अलग तरीके से कार्य करती है, ठीक है, बाकी सब लोग अलग तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन इसका संबंध कार्मिक मंत्रालय से। कार्मिक मंत्रालय जो होता है एक तरीके से जो नौकरियां और इन सबसे संबंधित विभाग होता है वो कार्मिक मंत्रालय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो देखो सब लोग जो है ना जनगणना के बारे में बहुत ये सोचते हैं कि ये करता होगा सामाजिक न्याय मंत्रालय, नहीं ऐसा नहीं है, ये करता है। याद रखेंगे इसको, तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि जनगणना किससे संबंधित है, गृह मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, संवैधानिक पद संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? याद रखेंगे 3 शब्दों को, मैं ऐसे लिख देता हूं, याद कर लेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द जोड़ा गया एकता में अखंडता। अखंडता ऐसा करके लिखो, अखंडता, ठीक है, एकता में अखंडता जोड़ा गया, ठीक है, अखंडता, एकता में अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। तो यहां पर कहा है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। पहला वाला आंसर ठीक है, पहला वाला ये ठीक है, ठीक है। गणतंत्र हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जीनोसाइड, नरसंहार किसके द्वारा किया गया? नरसंहार क्या होता है पहले तो ये बताओ तुम मुझे, नरसंहार क्या होता है? नरसंहार क्या होता है? नरसंहार जीनोसाइड जिसको कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारना। किसने ये शब्द दिया है? इसको कहते हैं ये, ठीक, एक पूरे के पूरे किसी चीज को खत्म कर देना। तो इनका नाम है राफेल लेम्किन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पा जाते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस समय हुई? इसका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर करके याद रखेंगे। किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है? किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है? इसका आंसर है ए, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है? हाँ, ये आ जा रहा है आज की डेट में, सर्जिकल स्ट्राइक, हॉट परस्यूट्स या सर्जिकल स्ट्राइक किससे संबंधित है? तो इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक अभी की थी भारत ने, किस बात पे की थी? क्या कहते हैं, जो अभी हमला हुआ था, पूरी हमले पे भी की थी, और उसके बाद जो पहलगाम हमला हुआ है उस पर आतंकवादी के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई। असल में क्या है, मैं आपको बताऊं, ये हमेशा से होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन 30-30 है, ये याद रख लेना, 30 क्वेश्चन हमेशा से ध्यान रखती है, ध्यान रखना ये बात, ये जो हमले होते हैं, ये जो भी चीज होती है सर्जिकल स्ट्राइक, इसलिए की जाती है कि सर्जिकल का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना। किनका ट्रीटमेंट करना? आतंकवादियों का ट्रीटमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट से चलते हैं। अच्छा चलो, आ गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग अड्डा। आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि इस चैनल को उठाकर आप बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और मैं कोशिश करता रहूंगा अच्छी अच्छी वीडियो डालने की, ठीक है। आने वाले सेक्शन में मिलेंगे आप लोगों को, और जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। अब इसमें करंट अफेयर्स की डेली सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, और वो डेली सीरीज आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करेंगे जल्दी, ठीक है। अब के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद।